Welcome back to all of you. This is my 8th video related to class 12 entrepreneurship, chapter number 2. Topic: registration formalities related to start a company. Basic formalities related to start a company. In the previous session, we have already discussed about 4 topics related to starting a company. First one is obtaining a PAN number. Second one is opening a current account. Third one is registered your company, and the fourth one is excise duty. And now we are moving our next topic, that is related to the custom duty. Custom duty. Now we are studying about the custom duty. What is custom duty? Here I am saying that the custom duty is also related to the tax. Just like excise duty, we have already studied custom duty. Custom duty is a type of indirect tax levied on goods imported either in or India, not both, as well as goods exported from India. सिंपली मैं बोलूँ एक टाइप का टैक्स है. यदि हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो हमें एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा. लेकिन यदि हम गुड्स आउटसाइड द कंट्री यदि हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हमें जो टैक्स पे करना है वो है कस्टम ड्यूटी. You know very well that is it's a time of globalization. Market is not limited to the particular world, particular country. All countries are involved directly or indirectly related to trade. So if we are purchasing goods outside our country, then first we pay import a custom duty. That means we pay tax to department, and then after we free our goods from that department, and then after we will sell that goods. यदि हम गुड्स इंडिया से बाहर से परचेज कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है पोर्ट से जब हम गुड्स को रिलीज कराएंगे, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कस्टम ड्यूटी जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, उसने ऑलरेडी पे करी है या नहीं करी है. यदि एक्सपोर्टर ने पे नहीं करी है, तो इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे फर्स्ट वो गुड्स के रिलेटेड जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम टैक्स है, उसको पे करेगा. यदि वो गुड्स की कस्टम ड्यूटी को पे करता है, तभी जो पोर्ट अथॉरिटीज है वो गुड्स को क्या करेंगी, रिलीज करेंगी, फ्री करेंगी सेल आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, सेल के लिए. तो कस्टम ड्यूटी इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड्स imported either in or to India, not both, as well as on goods exported from India. Import of goods means bringing goods to India from a place outside India. तो यदि हमारा बिजनेस यदि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच कर रहा है, यदि हम गुड्स को इंटरनेशनल बाउंड्रीज से एक्वायर कर रहे हैं, तो हमें हमारे जो बिजनेस है उसको कस्टम में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा. यदि हम बोलें कि जो हमारा बिजनेस है बेसिकली लोकल मार्केट से रिलेटेड है और या स्टेट से रिलेटेड है, हम आउटसाइड द कंट्री कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमें इस टाइप का रजिस्ट्रेशन करवाने की या कस्टम्स में अपने आप को इन्वॉल्व करने की, रजिस्टर कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन यदि हम आउटसाइड कंट्री ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को सबसे फर्स्ट कस्टम डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना पड़ेगा. नेक्स्ट है फाइल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम एट DIC. दैट मीन्स अपने आप को जो एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम है उसको रजिस्ट्रेशन कराना. तो यहाँ पे बोला है ऑल्दो नॉट मैंडेटरी, यू मे फाइल पार्ट 1 ऑफ एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम टू द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स. यहाँ पे बोला गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो मेमोरेंडम है वो आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स में फाइल करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा. लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं यदि आपको रिक्वायर्ड है, यदि आपको नहीं लग रहा है तो आप नहीं कर सकते. लेकिन इसका आपको बोला गया है, इसको एडवाइस क्यों करते हैं कि आप ये हमें अपने आप को रजिस्टर कराएं अपने बिजनेस को. तो इसका ये रीजन है, दिस मे बी नेसेसरी फॉर क्लेमिंग सर्टेन इंसेंटिव सब्सिडीज and for certain formalities at the state level. यदि स्टेट लेवल कोई भी फॉर्मेलिटीज हैं या आपको जो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है,
तो आपको तभी मिलेगा जब आपने अपने आप को फाइल कर रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम को फाइल फाइल कर रखा है, तभी आपको इसके बेनिफिट अवेल होंगे, अदरवाइज उसके बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम देखें कि यदि गवर्नमेंट कोई भी है भामाशाह योजना है, कोई भी बेनिफिट है, तभी हमें जब मिलेगा जब हमने अपने आप को भामाशाह एक्ट में या किसी में रजिस्टर्ड करा रखा है, अदरवाइज हमें नहीं मिलेगा। और एक एग्जांपल दूं, यदि सपोज कीजिए किसी पर्सन ने मेडिक्लेम फैसिलिटी ले रखी है, तो ही उसे वो मेडिकल बेनिफिट प्रिविलेजेस मिलेगी, अदरवाइज नॉर्मल पर्सन को जिसने कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसीज नहीं ले रखी, तो उससे जो मेडिकल एक्सपेंडिचर उससे रिलेटेड कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम को DIC जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स है वहाँ फाइल करते हैं, तो आपको जो जो इंसेंटिव्स है, सब्सिडीज है और सर्टेन फॉर्मेलिटीज है, तो उनमें आपको बेनिफिट रिसीव होगा। तो हमने यहाँ देखा कस्टम ड्यूटी के लिए रजिस्टर कराना। रिक्वायरमेंट कब है कस्टम ड्यूटी के लिए? यदि हम आउटसाइड द कंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कस्टम में रजिस्टर कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम एट DIC ऑफिस। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है अप्लाई फॉर 10। इट्स ऑल्सो ए टैक्स असेसमेंट नंबर। यदि हम बोलें कि पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसी तरीके से हम बात करें टैन नंबर, टैक्स असेसमेंट नंबर। तो यदि हम यहाँ पे बेसिक इसलिए बताया गया, यदि हम TDS और TCS कलेक्ट करते हैं, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आपके कोर्स में ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें इस टाइप का आप टैक्स कोई कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को अपने बिजनेस को या जो इंडिविजुअल है उसको 10 के लिए, 10 नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे है 10 और टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इज ए 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर required to be obtained by the all person who are responsible for deducting and collecting tax. It is compulsory to quote TAN and TDS and TCS return. Any TDS और TCS पेमेंट चालान एंड TCS सर्टिफिकेट्स, यदि आप कुछ भी TDS और TCS से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको अपने आप को 10 में रजिस्टर कराना पड़ेगा। कि क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के मन में कि व्हाट इज मैम, व्हाट इज TDS TCS? तो बेसिकली एक टाइप का टैक्स है। मैं एक एग्जांपल से इसको कनेक्ट करती हूँ। हम बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारे जो टेनेंट होते हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि हम टेनेंट हर मंथली कुछ ना कुछ जो अमाउंट है रेंट के फॉर्म में ओनर को देता है, जो लैंड ओनर है, बिल्डिंग ओनर है, उसको देता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। यदि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यदि जो लैंड ओनर है, दो सिचुएशंस है। लैंड ओनर है वो रेंट मंथली है जो भी है टेनेंट से कलेक्ट करेगा, और जो उसको जो रेंटल इनकम हुई है उस पे वो टैक्स पे करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये प्रोविजन भी बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, यदि जो टेनेंट है यदि वो रेंट पे कर रहा है, लेकिन टेनेंट रेंट जो अमाउंट है उसको पे करने से पहले जो उससे उस अमाउंट पे जो टैक्स चार्ज हो रहा है उसको कल डिडक्ट कर लेता है, और वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, जो गवर्नमेंट के अकाउंट है उसमें, टैक्स अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करा देता है। तो वो हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दैट मीन्स जहां पे सोर्स है, जहां से पैसा मिल रहा है वहीं डिडक्ट कर लिया है। और एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है। सैलरी दो चीजें हैं, जिस पर्सन को सैलरी मिल रही है वो पर्सन सैलरी रिसीव करेगा और जो उससे रिलेटेड इनकम है उस पर टैक्स डिपॉजिट करा देगा। दूसरी चीज ये है कि जो सैलरी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर उस पर्सन को सैलरी, जो पर्सन है उसको सैलरी देगा, लेकिन सैलरी में जो पार्ट उसका टैक्स है वो पहले ही डिडक्ट कर लेगा। कौन डिडक्ट कर लेगा? एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेगा। कब डिडक्ट कर लेगा? एम्प्लॉय को जो सैलरी अमाउंट है उसको देने से पहले डिडक्ट कर लेगा। तो क्या करेगा उस पैसे का? उस अमाउंट को वो गवर्नमेंट जो टैक्स डिपार्टमेंट में है उसमें डिपॉजिट कराएगा। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा? एम्प्लॉय को बेनिफिट ये है कि उसको वापस वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उसको बस अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें शो करना पड़ेगा कि मतलब हाँ इतना अमाउंट टैक्स पे कर दिया है, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है।
तो जो सोर्स क्या था सैलरी का, एम्प्लॉयर किसको दे रहा था सैलरी, एम्प्लॉय को। तो यदि एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सैलरी यदि टैक्स को डिडक्ट कर लेता है और गवर्नमेंट को अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है तो वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कलेक्टेड भी उसी तरीके से है, लेकिन कलेक्टेड का मीनिंग है कि किसी को जब वो अमाउंट रिसीव हो रही है, कोई अमाउंट रिसीव हो रही है और कलेक्शन के टाइम पे जो टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो रही है, यदि वो पे कर गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो वो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यदि आप ऐसा कोई भी कर रहे हैं, आपकी रेंटल इनकम है या किसी भी इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, या आपकी एक लाइबिलिटी अराइज हो रही है कंटिन्यूअसली, यदि मैं टेनेंट हूँ या कोई हूँ तो एम्प्लॉयर हूँ और मुझे पता है कि कंटिन्यूअसली मुझे सैलरी देनी है एम्प्लॉयज को, तो मैं उस केस में अपने आप को 10 के अंदर रजिस्टर्ड करा लूंगी। ठीक है। हु मस्ट अप्लाई फॉर 10, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 के लिए अप्लाई कौन करेगा। तो सिंपली यदि मैं सैलरी का एग्जाम्पल लेती हूँ तो जो सारे एम्प्लॉयर्स अप्लाई करेंगे जो टैक्स को डिडक्ट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑल दोज पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एंड ऑब्टेन 10। ओके। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट पढ़ा वो है अप्लाई फॉर 10। नेक्स्ट हम देख रहे हैं परमिशन रिक्वायर्ड एट द कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। यदि हम बिजनेस हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो भी हमारा कंपनी फॉर्म है, हमने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो बेसिक परमिशंस है वो आपको गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी सॉरी, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे फर्स्ट है these are some permissions which are required to be obtained from the government। सबसे फर्स्ट है, ये हर किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है, हर बिजनेस के लिए, लेकिन जैसा आपका बिजनेस है और उस यदि आपके बिजनेस में ये पर्टिकुलर सिचुएशन फॉल कर रही है तो आपको इनमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। जनरली आपको रीड करना है, लर्न नहीं करना है। दैट मीन्स कहने का मतलब है आपको समझना है इस पॉइंट्स को कि क्या पॉइंट्स कह रहे हैं। सबसे फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर प्लॉट शेड ऑफर लेटर, पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स। सेकंड है अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट शेड, पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑक्यूपेंसी प्राइस, टेकिंग ओवर पोजीशन देयरऑफ। थर्ड वन है एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्ट्रेशन। Fourth one है execution of lease agreement. Fifth one, application for grant of connection for construction water. Next है application for grant of connection for construction power. ये तो है परमिशन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद में भी हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद में हमें क्या क्या परमिशंस की रिक्वायरमेंट होगी, पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस। यहाँ पे हम देखते हैं building completion, drainage completion, tree plantation certificate, permission for mortgage, NOC from pollution control board, final fire clearance, NOC for environment from environment department, that means environment department को कोई objection नहीं है। next है industrial safety permit, sanction of permanent power, sanction of permanent water and sewerage connections। ये हमारे को पोस्ट क्लियरेंस चाहिए परमिशन। नेक्स्ट जो हमें है बताया है वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बेसिकली हम देखें प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस टाइम पे जब उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो एट दैट टाइम उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होने लग जाता है, कुछ अमाउंट सैलरी का डिडक्ट होने लग जाता है और डिडक्ट होके पर्टिकुलर पर जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है आपका उसमें डिपॉजिट होने लग जाता है। और ये अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर फ्यूचर ये अमाउंट आपको प्रोवाइड होता है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सिंपली मैं बोलूं तो बेसिकली एट द टाइम ऑफ एट द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, चार्ज बाय एन एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे जो पीएफ का अमाउंट है वो एम्प्लॉय धीरे 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 मतलब अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट, सैलरी का कुछ पार्ट इस अकाउंट में डिपॉजिट कराता जाता है।
एम्प्लॉय एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, और आफ्टर द रिटायरमेंट वो अमाउंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो अमाउंट एम्प्लॉय को रिसीव हो जाता है। जैसा कि आप लोग सब से फेमिलियर भी हैं, तो यदि आपका बिजनेस एप्लीकेबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन इंगेज्ड इन इंडस्ट्री, यदि आप आपके बिजनेस में 20 और मोर पर्सन यदि इन्वॉल्व है, तो आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की बात करें तो यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करा रहा है, जो उसके बिजनेस से जो भी रिलेटेड एम्प्लॉइज है उसका बहुत सारे बिजनेसेस में ये कंपल्सरी भी होता है, बहुत सारे बिजनेस में ऑप्शनल भी होता है, लेकिन यदि एम्प्लॉय रजिस्टर कराता है, रजिस्ट्रेशन यदि 10 से ज्यादा पर्सन है तो ये कंपल्सरी भी हो जाता है कि एम्प्लॉयर जो भी उसके रिलेटेड अंडर में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनका जो इंश्योरेंस है वो करा है। तो यहाँ पे बोल रहा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने का काम भी है। तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन्स। अब यहाँ पे इस स्कीम के बारे में बताया, दिस स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज इंक्लूडिंग preview theaters, road motor transport undertaking, newspaper establishment employing 20 or more persons। यदि इन सब इंडस्ट्रीज में भी 20 से ज्यादा पर्सन है तो भी आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है कुछ रजिस्ट्रेशन से रिक्वायरमेंट, ये आप सेल्फ रीड करेंगे। ये यहाँ पे जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है इससे रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज हैं जो हमें करनी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके अंदर जो हमने यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो था पैन कार्ड, पैन अकाउंट, ओपन ए पैन अकाउंट, दैट इज ऑब्टेन पैन नंबर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सेकंड वन जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है वो है open a current account, open a current account, what is the formalities related to the current account, and the third part we have studied here, that is register your company in private limited or public limited company. Fourth one and the fifth one topic uh, was omitted from the course, and the sixth topic is related to the excise duty. Sixth topic is related to the excise duty. Basically, it is charged at the time of manufacture or production of goods. Next, जो हमने यहाँ पे study किया, that is custom duty. Custom duty is basically a type of tax which are paid by at the time of when we acquire goods from the outside country. Next step, file entrepreneurship memorandum at DIC, and it is completely optional for a company, it is not mandatory. Next हमने जो पढ़ा है वो है employee provident fund, employee state insurance schemes, सॉरी इससे पहले हमने पढ़ा था परमिशन रिक्वायर्ड एट द कंस्ट्रक्शन स्टेज। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन स्टेज, प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज और पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज में जो परमिशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमें वो स्टडी कर रहे हैं वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 और उससे मोर पर्सन इन्वॉल्व है तो अपने आप को इसके अंदर उस एम्प्लॉयर को इसके अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसी तरीके से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो 10 से ज्यादा पर्सन हैं इन्वॉल्व हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उन एम्प्लॉयर्स को, उन बिजनेसेस को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो अभी तक हम स्टूडेंट्स हम अभी देख रहे हैं जो प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टोटल 5 फॉर्म्स हैं। जो प्राइवेट फॉर्म है टोटल 5 फॉर्म्स है। सबसे फर्स्ट था सोल प्रोप्राइटरशिप, वो हमने पढ़ लिया है।
जो उसकी करेक्ट मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, कंपल registration of partnership, partnership deed, consequences of non registration of partnership, ये हमने स्टडी किया। अब हमने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की हमने मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, देन आफ्टर हमने पढ़ा सुटेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट, जो डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे स्टडी किया था वो है सुटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर company, suitability, why more, it is more preferable in comparison to public sector company। उसके ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने जो पढ़ा था कंपनी फॉर्म में बेसिक फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू स्टार्टिंग ए कंपनी, ये सब हमने पढ़ा था। जो एंड नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हैं वो है जो अब हमारे जो दो फॉर्म रिमेनिंग है वो है नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट है जो फोर्थ फॉर्म है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली, एंड नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है जो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा फोर्थ फॉर्म है बिजनेस का वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो थिंग आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, वो जब क्लासेस लेना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो बोले अपन चीजें हैं या बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो कुछ टॉपिक्स इसमें न्यू ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स यहाँ से ओमिटेड हो गए हैं कोर्स से। तो सबसे फर्स्ट जो मैं यहाँ पे आपके साथ में, मेरे पास 2020 का जो कोर्स है वो मैं यहाँ पे मेरे साथ में है, मैं उसी स्क्रीन से शेयर कर रही हूँ कि जो फोर्थ टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिफ्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बिजनेस फॉर्म। तो प्राइवेट सेक्टर में टोटल 5 फॉर्म्स है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट वन है पार्टनरशिप, थर्ड वन है जॉइंट स्टॉक कंपनी, फोर्थ वन है जॉइंट हिंदू फैमिली, एंड द फिफ्थ वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स हम कोर्स के साथ चल रही हूँ, तो आपके इस साल जो 2020-21 का कोर्स है उसके अंदर ये दोनों टॉपिक ओमिटेड है, हटा दिए हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे ये वाले टॉपिक दोनों कवर नहीं करवा रही हूँ, सिंपली मैं इनके बारे में जस्ट जनरल जो है कि बेसिकली है क्या, बेसिक थोरो नॉलेज के लिए अपन यहाँ पे इसको रीड करेंगे, लेकिन ये एग्जाम के लिए ओमिटेड है ये टॉपिक। जो फोर्थ वन है जॉइंट हिंदू फैमिली एंड द फिफ्थ वन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपके कोर्स से ओमिटेड है, इस बार हटा दिया है। तो आपको ये कॉपी में नोट्स एंड लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बिकॉज ऐसा नहीं कि ये हट गए, ये बिजनेसेस चल रहे हैं अभी, तो आपको इनके बारे में बेसिकली पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या बिजनेसेस होते हैं, किस तरीके से डील करते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा शेयर जरूर करूंगी, लेकिन आपको इनको नहीं करना है। ये 2020 के 21 के कोर्स में से दोनों टॉपिक्स ओमिटेड है। फर्स्ट वन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ना, क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नाम से मेंशन है न, जैसे पता पड़ रहा है जॉइंट हिंदू फैमिली, दैट मीन्स फैमिली बिजनेस। जैसे सपोज कीजिए किसी ग्रैंडफादर ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसी के बच्चों ने वो बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, और उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसने भी वही बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, कंटिन्यू किया है उस बिजनेस को, तो वो बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगा। यहाँ पे मैं डेफिनेशन देखूं कि क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली, जो मीनिंग समझते हैं पहले। जॉइंट हिंदू फैमिली और Hindu undivided family is a unique form of business organization prevailing only in India. It is governed by Hindu law and represents a form of business which is owned, managed and controlled by the male members, controlled by the male members of the
जॉइंट हिंदू फैमिली। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है बेसिकली जो मैनेज किया जाता है वो जो मेल मेंबर्स है उन जो इस फैमिली बिजनेस के हैं उनके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इसी को आगे हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ HUF। The HUF been defined under the Hindu law as a family in which consists of male members lineally descendant from a common ancestor। That means जो ancestors हैं उनके वो common है, मतलब जो family child है parents उनके common है are included their wives and unmarried daughters। daughters तब तक इस business का part है जब तक वो unmarried है, wives part है। The HUF have been defined under the Hindu law as a family which consists of male lineally descended from a common ancestor and included their wives and unmarried daughters। The relations of HUF arises from the status, not from legal contract। दैट मीन्स जैसे ही वो यदि कोई माइनर भी उस फैमिली में बॉर्न हो रहा है तो उसका मेंबर बन जाएगा, उसका बन जाएगा। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं देयर आर टू कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ HUF। ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा। यदि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यदि आप किसी को बोल रहे हैं तो इसके लिए दो मिनिमम कंडीशंस, जो बेसिक कंडीशंस है वो जरूरी है। फर्स्ट है मिनिमम 2 मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। यदि एक फैमिली है उसमें एक ही मेंबर है तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली उसके लिए जरूरी है कि 2 मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। यदि सपोज किसी एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली है जॉइंट फैमिली, लेकिन एक फादर है, उनके 4 बच्चे हैं और चारों अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, और चारों अपनी ओन अर्निंग्स, अपनी जो ओन प्रोफेशनल स्किल से अर्न कर रहे हैं, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि वो सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो उसके थ्रू बिजनेस करे। तो जो यहाँ पे है 2 बेसिक कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा, आपको यहाँ पे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप सेल्फ रीड करेंगे। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, क्रिएशन, तो ये क्रिएट किस तरीके से होती है, इट अराइजेस बाय द स्टेटस और ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। नेक्स्ट है मेंबरशिप। मेंबरशिप इस फॉर्म में बाय बर्थ मिल जाती है। यदि हम किसी को आउटसाइडर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो भी उसका मेंबर बन जाएगा। तो मेंबरशिप के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, बाय बर्थ इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट, मैनेज कौन करता है, तो जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है उस फैमिली का कर्ता, वो उसको मैनेज करता है, ठीक है। और उसकी लाइबिलिटीज भी और पावर दोनों ही अनलिमिटेड होती है। अपन बात करें लाइबिलिटी, जो मेल मेंबर है, जो मेन मेंबर है वो कर्ता कहलाता है, और जो रिमेनिंग मेंबर्स है, जैसे ग्रैंडफादर है वो मेल सबसे एल्डेस्ट मेंबर्स है तो वो करता है, और जो रिमेनिंग मेंबर्स है जस्ट लाइक फादर, देयर चिल्ड्रन, दे आर द को पार्टनर्स। दे आर द को पार्टनर, यहाँ पे मेंशन भी है, द अदर मेल मेंबर्स आर कॉल्ड को पार्टनर्स। तो यहाँ पे हम बात करें लाइबिलिटी की, तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये अब हम बात करें राइट ऑफ अकाउंट्स। तो राइट ऑफ अकाउंट्स की बात करें, कर्ता को जो अकाउंट्स है उससे रिलेटेड, इंस्पेक्शन से रिलेटेड सारे राइट हैं, अदर मेंबर्स को इससे रिलेटेड राइट्स नहीं है। नेक्स्ट बात करें माइनर एज ए मेंबर, तो हमने ऑलरेडी बोल दिया है, ए मेल फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज बर्थ बिकम द मेंबर ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन मतलब क्लोज, द HUF continue to operate forever as the death of member does not affect। जस्ट लाइक एक मेल मेंबर है, सबसे जो ग्रैंड पेरेंट अपन बोले पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर है वो उसका कर्ता बन जाएगा। तो यहाँ पे the HUF continue to operate forever as death of member does not affect it, as upper links are removed by death, the lower ones are added by birth, so there is no limit to its membership. But if all members want to mutually dissolve the firm, they can do so।
यदि सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इसको डिसॉल्व करना है इसको, तो हम इसको इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी, यहाँ पे बोला गया ओनली द कर्ता हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द एचयूएफ बाय एक्ट done in the ordinary course of the business. That is why he alone has unlimited liability. So यहाँ पे हमने जो देखा बेसिकली वो था जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हमने डेफिनेशन देखी है, मीनिंग देखी है, डेफिनेशन देखे हैं और उसके करेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके कोर्स से ओमिटेड है, लेकिन ये बिजनेस का पार्ट है। ये इस टाइप के बिजनेसेस 100% एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है बेसिकली ये। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, नाम क्या है? कोऑपरेटिव। दैट मीन्स एक दूसरे के म्यूचुअल हेल्प से, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यदि कोई बिजनेसेस एस्टैब्लिश हो रहे हैं तो वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे। यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, ए कोऑपरेटिव is a different form of business enterprises, as here the main motive is not earning profit but mutual help. It works with the principle of each for all and all for each. सिंपली मैं बोलूँ कि यदि किसी जो बात करें रूरल सेक्टर की बात करें, वहां पे उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव ग्रुप इस्टेब्लिश किया है। उसके अंदर सपोज कीजिए 15 to 20 मेंबर्स है, सबने कुछ ना कुछ अमाउंट में थोड़ा थोड़ा फंड उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, डाला है उसके अंदर फंड। तो दैट मीन्स सब लोग यदि किसी को भी रिक्वायरमेंट है वो उस टाइम पे फंड को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस टाइप के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेब्लिश होते हैं उनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, बल्कि म्यूचुअल हेल्प होता है। यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी डेफिनेशन मैं रीड कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट जो कोऑपरेटिव की डेफिनेशन है वो यहाँ पे है, द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 डिफाइंस कोऑपरेटिव इन सेक्शन 4, society which has its objective as the promotion of economic interest of its member in accordance with the cooperative principle. तो क्या बताया गया है यहाँ पे कि सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव विद द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, मतलब खुद का बेनिफिट नहीं कंसिडर किया गया है, इसके मेंबर्स का बेनिफिट कंसिडर किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द वॉलंटरी, in accordance interest of members accordance with the cooperative principles. अब यहाँ पे हम फीचर्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कि हाँ आप ये पर्टिकुलर एसोसिएशन ज्वाइन करो, नहीं। जिसके डिजायर है, जो उसको ज्वाइन करना चाहता है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिजायर्स ऑफ परस्यूइंग ए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम जो फीचर की बात करें वो है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। दैट मीन्स यहाँ इस जो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। डेमोक्रेटिक एज यू ऑलरेडी नो, डेमोक्रेसी में दैट मीन्स हम हमारे लीडर्स को चूज करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे वर्क करते हैं। उसी तरीके से हम हमारे जो कमेटी मेंबर्स है कोऑपरेटिव बिजनेस में हम वो चूज करते हैं, और वो भी किस तरीके से, वन मेंबर वन वोट। दैट मीन्स हम पर्टिकुलर पर्सन के पोजिशन के लिए मेंबर्स के लिए वोट करते हैं, जिसके सबसे ज्यादा वोट आते हैं तो वो पर्सन उस पोजीशन पे अपॉइंट होता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट बताया सर्विस मोटिव, जैसा कि हमने उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज सर्विस मोटिव। जो इसके मेंबर्स का वेलफेयर हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है वेलफेयर, कोई भी हो सकता है, तो जो मेन मोटिव है वो है सर्विस मोटिव। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रिटर्न देयर ऑन। हमने कंपनी फॉर्म में भी देखा था, जो उसके मेंबर्स है वो कैपिटल लेके आते हैं। उसी तरीके से जो इससे रिलेटेड मेंबर जो जुड़ते जाते हैं वो बेसिक जो भी अमाउंट है जो डिसाइड है इन लोगों के द्वारा, मेंबर सोसाइटी के द्वारा, वो सब लोग उससे जुड़ते टाइम वो पर्टिकुलर अमाउंट उस सोसाइटी फंड में डिपॉजिट कराते हैं। तो यहाँ पे बोला गया द कैपिटल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम इट्स मेंबर इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी क्या चीज इशू होगी, शेयर्स इशू होंगे। जिसको जितना शेयर्स परचेज करने हैं उसके वो उसको परचेज कर सकता है। और यहाँ पे बोला है
A member can subscribe subject to maximum of 10% of the total share capital. Maximum कितने share capital purchase कर सकता है? 10% और ₹1000 whichever is higher. और यदि वो capital deposit करा रहा है तो उसको maximum interest जो मिलेगा वो है जो डिविडेंड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स हैं तो शेयर्स के केस में जो हमें रिसीव होता है वो इंटरेस्ट नहीं होता डिविडेंड, तो मैक्सिमम 9% हो सकता है। फिफ्थ वन बोला है गवर्नमेंट कंट्रोल। दैट मीन्स ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इन पे कंट्रोल टोटली रेगुलेटेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू ये इनके वर्क कंट्रोल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, दैट मीन्स यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोज कीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, तो ये जो सरप्लस प्रॉफिट होगा तो अपन देखें सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में देखें, सोल प्रोप्राइटर्स में देखें तो सोल प्रोप्राइटर का हो जाता है, पार्टनरशिप में देखें तो उन 4 पार्टनर्स का होता है। लेकिन यहाँ पे जो सरप्लस प्रॉफिट होगा वो इन मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, और किस बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा, या आइदर इन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल or on the basis of goods purchased by each members from the society. तो इसके बेसिस पे जो सरप्लस फंड है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके फॉर्म्स के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे हमने रीड किया है। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल 5 फॉर्म्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जो टोटल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके जो टोटल 5 फॉर्म्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ये जो 5 फॉर्म है उनकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लीगल फॉर्मेलिटीज, इनके बारे में यहाँ पे स्टडी किया है। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये आपके 2020-21 के कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिजनेसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे को एक्सप्लेन किया है। तो आपको इनको रीड करना है, नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं। आप जो आज का आपका टास्क है वो ये है क्योंकि आपको जो जॉइंट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में आपको रीड करना है, रिवाइज करना है। और जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है, उसके बारे में आपको रीड करना है, रिवाइज करना है। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 है उसका मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड वन इज बिजनेस प्लान। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बिजनेस प्लान के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो मेरा प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको इसको रीड करना है, रिवाइज करना है और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको नोट आउट करना है, ताकि जब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होंगी आप अपन ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी वो डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट।